माइग्रेशन का मेन मुद्दा यही है, क्योंकि इंसान जो है ना वो सोचता है कि हमें सब चीज अवेलेबल हो एक जगह पे। कुछ टाइम बाद बुकें ही बंद हो जाएंगी पड़नी, और हमारे गांव में अभी भी नेटवर्क नहीं है, बताइए। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ियों के काम नहीं आता। जी। मजबूरी ही ले जाती है शहर में, वरना लोगों को किसको अपना गांव पसंद नहीं होता। शहरों में कहाँ मिलता है वो सुकून जो गांव में था, जो माँ की गोद झरनों पहाड़ों और हवाओं में था। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष तिवारी SWH न्यूज के निष्कर्ष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में होने वाले पलायन के बारे में। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं जगदीश, अरविंद और विजय। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद तिवारी जी। धन्यवाद। दोस्तों, पलायन हमारे राज्य उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या है। पिछले 10 सालों में हर साल करीब करीब 30 परिवारों का गांव से पलायन हुआ है। और अगर हम जिलों की बात करते हैं तो जिलों में सबसे ज्यादा पलायन पौड़ी और अल्मोड़ा में देखा गया है। अगर हम पौड़ी की बात करें तो यहाँ करीब करीब 370 गांव ऐसे हैं जहां जिनका जो पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं, और अल्मोड़ा में करीब 256 गांव पूरे तरीके से खाली हो चुके हैं। तो आज हमारे साथ जो युवा हैं वो आपको बताएंगे, क्योंकि वो गांव पे रहते हैं, उनको पलायन करना भी पड़ा है। तो सबसे पहले मैं जगदीश आपसे जानना चाहूंगा, आप अपने गांव के बारे में बताइए। आपके गांव में क्या क्या अच्छाइयां हैं, क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या कमी है, और आखिर में क्यों मजबूरी होकर आपको बाहर जाना पड़ता है। जी जगदीश। देखिए, रही गांव की बात, तो गांव तो उत्तराखंड में आपको पता है कि सारे अच्छे होते हैं। देखिए, रही बात कि सब चीज तो आपको एक ही जगह नहीं मिल सकती। ये बात आप जानते हैं। जी क्योंकि अगर आपको ग्रो करना है, फ्यूचर में आगे बढ़ना है, तो श्योर सी बात है कि आपको बाहर तो जाना ही पड़ेगा। जैसे उत्तराखंड में बहुत लिमिटेड जॉब्स हैं, जी और उसमें भी मेनली कुछ ही सेक्टर हैं जिनमें जॉब अवेलेबल है। तो मेनली मोस्टली जॉब के लिए, स्पेशली अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, तो मेनली फ्यूचर तो फिर आपको बाहर ही मिल सकता है, क्योंकि यहाँ मिल नहीं सकता। लेकिन जैसे कि आपकी बात है कि पलायन पे बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी है, NDTV की, आज तक की, इनकी। और इनके हिसाब से सबसे ज्यादा जो डेटा है वो पौड़ी और अल्मोड़ा का ही है। और जी देखा जाए तो यहाँ से ये पलायन बनता भी है, क्योंकि और जिलों को अगर आप देखो, जैसे कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, और वो तो वहाँ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पर्यटक को भी लुभाती हैं। तो इसलिए लोग ज्यादा पलायन का सोचते नहीं है। जैसे आपका केदारनाथ है, चार धाम है, चमोली में आपका बद्रीनाथ है। ऐसे ही अगर आप यहाँ की बात करिए तो नैनीताल है। और ऐसे ही बहुत सी जगह हैं जहाँ पर्यटक से ही मेनली यहाँ का गुजारा होता है। पर कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर्यटक उतना आते नहीं है, और पर्यटन के लिए अभी उतनी व्यवस्था हो या नहीं। आप अगर देखा चाहे तो इंडिया में हर जगह से पलायन होता है। ऐसा कहीं नहीं है कि कहीं से पलायन ना हुआ हो। हर कोई शहर की तरफ जा रहा है, वो कोई सी भी सिटी हो, कोई सा भी स्टेट हो, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तराखंड से ही हुआ है। अरविंद धामी जो बिल्कुल बॉर्डर इलाके पे रहते हैं, पिथौरागढ़ तो माना ही जाता है कि वह दो देशों के बीच कनेक्टेड है, चाहे नेपाल कहें या चाइना कहें। और हमारे बीच अरविंद धामी आते हैं बिल्कुल धारचूला इलाके से। तो अरविंद धामी जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, सबसे पहले आप वहाँ के गांव की स्थिति बताइए, वहाँ के गांव की स्थिति क्या है, और वहाँ पे पलायन किस तरीके से हो रहा है, कितना हो रहा है। आप जिस गांव में रहते हैं, आपके सराउंडिंग में जितने गांव हैं, उन गांवों के परसेप्ट में हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से पलायन हो रहा है। देखिए तिवारी जी, पलायन का कारण सबसे पहले तो यही है, लिमिटेड रिसोर्सेज। तरक्की होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, तो उसी हिसाब से अब गांव में थोड़ा रोजगार रोजगार ये सब चीजें इन्हीं चक्करों में तो आता है बाहर, वरना सुख सुविधा तो पूरी जो संतुष्टि सुकून है वो तो गांव में मिलती है, आपको पता ही है। धारचूला में बहुत सारी प्यारी प्यारी जगह है, मतलब वाटरफॉल, बर्फीला चट्टान हुआ, मतलब सब पूरे एरिया जो है बहुत ही सुंदर है। वहाँ दिक्कत है तो सिर्फ इन चीजों की कि बेसिक सी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है लोगों को, इसलिए वो वहां से निकल के बाहर आते हैं। जो बेसिक नीड होती है, जो मतलब हर किसी मानव जाति को मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल पाती है। बताइए, वहाँ आज तक नेटवर्क नहीं मिल पाया, जबकि 5G 4G पूरा डिजिटल इंडिया हो रहा है, सब कुछ मतलब पूरा बिना जानते हुए, बिना नेटवर्क के तो कुछ होता है नहीं। जिस जी हिसाब जी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ लिया, अब स्कूलों में किताबें बुकें बंद हो रही हैं, जिस हिसाब से ये डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सारी कुछ टाइम बाद बुकें ही बंद हो जाएंगी पढ़नी, और हमारे गांव में अभी भी नेटवर्क नहीं है, बताइए। इस इन हालातों में वहां रह के आदमी
फिर वो उस टाइप का महसूस कर लेता है। अब गांव से हम आते हैं शहरों के बीच में और हम विजय जी से जानने की कोशिश करते हैं जो काशीपुर में रहते हैं। तो विजय जी, आप काशीपुर का हाल बताइए कि वहां पर पलायन होता है तो किस तरीके का होता है? लोग काशीपुर में आके बसते हैं कि काशीपुर से भी कहीं जा रहे हैं? किस तरीके का वहाँ माहौल है? आप इसके बारे में बताइए। हाँ जी संतोष जी। हाँ, तो काशीपुर शहर में के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि काशीपुर शहर में काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं काफ़ी हद तक। बट यहाँ के लोग बेटर लाइफ स्टाइल के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए माइग्रेट होते हैं। स्मॉल सिटीज़ जो होती हैं वो वहाँ के ज़्यादातर पीपल बेटर लाइफ स्टाइल के लिए बड़ी सिटीज़ में जाते हैं, क्योंकि बड़ी सिटीज़ में क्या होता है, बड़ी सिटीज़ में होते हैं ज़्यादा पीपल, तो वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, वहाँ पे लाइफस्टाइल बढ़िया है। जो चीज़ आपको यहाँ नहीं मिल पा रही है वो बड़ी शहर में मिल सकती है। तो मेन रीज़न जो यहाँ से काशीपुर शहर से जो माइग्रेट होने का है वो ये है कि बेटर एजुकेशन और बेटर लाइफस्टाइल, क्योंकि जॉब तो यहाँ पर हैं पर उस हद तक नहीं है जो बड़े सिटीज़ में है। अब एक बार आप सोचिए कि अगर कोई वर्क करना चाहता है, अगर वो 8 घंटे वर्क करता है इस स्मॉल सिटीज़ में, काशीपुर में जैसे कंपनीज तो हैं, फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ पर काफ़ी, यहाँ पे अगर वो वर्क करता है तो उसको 8 घंटे के 10 से 11,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। और वहीं अगर वो दिल्ली जैसी सिटीज़ में वर्क करता है उसी को 8 घंटे, उसको 16 से 18,000 रुपये मिलते हैं। तो वो उस जगह काम करेगा, ये यहाँ छोटी सिटी में काम करेगा। तो आप खुद सोच लीजिए। बस तो माइग्रेशन का मेन रीज़न यही है। जी, जगदीश, जैसा जगदीश ने सवाल उठाया था कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, तो जगदीश जी, अगर आप सरकार के परसेप्ट में सोचें कि सरकार को किस तरीके का ध्यान देना चाहिए, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, जैसे अभी हेलो। सरकार ने स्वरोजगार योजना भी लागू कर रखी है यहाँ के लोगों के लिए, के स्टार्टअप के लिए। उस तरीके से सरकार और क्या क्या कर सकती है, आपको क्या लगता है? जैसे ये कोरोना का अभी काल चल रहा है, तो इसमें काफी उत्तराखंड के जो बाहर के रहने वाले थे वो मास में उत्तराखंड में आए हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है जिसमें सरकार हेल्प कर सकती है लोगों को उनका बिजनेस सेट करने में, या फिर छोटे मोटे बिजनेस उत्पाद उसके लिए। देखिए, जैसे अभी बहुत सी खबरें भी सुनने में आ रही है, काफी लोगों ने वहां की नौकरी छोड़ के अपना यही बिजनेस शुरू कर रखा है। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेना चाहिए ऐसे लोगों को श्योरली हेल्प करने के लिए। बहुत सी चीजों में गवर्नमेंट की हेल्प मिल सकती है, फंडिंग मिल सकती है उनकी तरफ से। तो अब अगर आप फंडिंग अगर इस चीज में गवर्नमेंट करती है तो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और गवर्नमेंट ने काउंसलिंग भी करनी चाहिए कि अगर आपको इस चीज का काम आता है तो आप कैसे इसमें अच्छे से अपना फ्यूचर सेट कर सकते हैं उत्तराखंड में रहते हुए। तो ये चीजें बहुत हेल्पफुल हो जाती है। जैसे हम सॉफ्टवेयर डोमेन से हैं तो हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उत्तराखंड में सॉफ्टवेयर की चीजें, कैसे आईटी को इसमें ज्यादा इम्प्लॉय कर सकते हैं। ऐसी चीजों में गवर्नमेंट ने काउंसलिंग सेशंस और ऐसी चीजें रखनी चाहिए ताकि लोग ज्यादा जागरूक हुए, उन्हें नई नई चीजों का पता चले और नई नई चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो इस चीज में अगर गवर्नमेंट हेल्प करे तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। देखिए तिवारी जी, ये कहना चाह रहा हूँ ना, अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो क्या नहीं कर सकती है बताइए? करती नहीं है ना। करती नहीं, करती भी है तो जीरो से लेवल, नीचे ग्राउंड लेवल पे चल के आ रहा है। सबसे पहले तो हमें उन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। आती है, सारी फैसिलिटी आती है। अगर वही चीज़ें भी पहुँच जाए तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है गाँव गाँव पे क्या, शहर पे क्या, पूरे उत्तराखंड पे हो सकता है बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें चलती नहीं है। तिवारी जी सुन पा रहे हैं क्या? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। लेकिन मैं जो सवाल आगे का जगदीश जी ने मेंशन किया था, और जो गाँव में कृषि के लिए सबसे बड़ी समस्या है, कृषि की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों को प्रॉफ़िट नहीं हो पा रहा है उसके लिए। मैं जानना चाह रहा हूँ कि कृषि के लिए गाँव में क्या करना चाहिए सरकार को? ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, कृषि में सबसे पहले तो क्लाइमेट हमारा उस टाइप का है नहीं कि जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट हो सके। लिमिटेड ही उगता है पहाड़ों में, आपको पता ही होगा। खेत-वेत में रहने वाले आदमी भी हम, तो हम इसलिए एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको। तो जब पहाड़ों में 4 मास लगता है तभी फल-फ्रूट ये चीज़ें उगती है, वरना तो फिर उस टाइम पे और दूसरे सीज़न में कम ही रहता है। देखिए तिवारी जी, एग्रीकल्चर को अगर बढ़ाना है तो सबसे पहले हमारे किसान को जो है ट्रेनिंग मिलनी चाहिए पूरे प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले तो उन्हें पता ही नहीं है कि फसल और भी बहुत सारी उग सकता है। अभी भी हमारे यहाँ वही 100 साल पुराने तरीके से ही उगाई जाती है हर चीज़ों में। उनमें नई चीज़ें जैसे खाद-वाद डाल के या फिर जो भी नया इम्प्रूवमेंट होता है, बदलाव होता है, किसानों को जानकारी मिलनी चाहिए पूरी प्रॉपर तरीके से। तभी कृषि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो सकता है। जी संतोष जी, सरकार को अपने
उन्नत बीजों के बारे में किसानों को बता देना चाहिए और समय समय पर उसकी जानकारी देनी चाहिए उन्हें कि अगर खेती अच्छी होगी तभी देश आगे बढ़ सकता है। मेन जो होता है, पहले भी नारा है कि जय जवान जय किसान का नारा है, तो देश के आगे बढ़ाने में सबसे पहला हाथ होता है किसानों का। तो सरकारों के लिए उनके लिए सोचना पड़ेगा, कुछ भी कर सकती है सरकार करना चाहे। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने सरकार की बात तो कर दी, लेकिन मैं यहाँ पर बात करने वाले हमारे साथ युवा लोग हैं सब, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि सरकार तो अपने लेवल पे करेगी, क्योंकि सरकार के पास जितने रिसोर्सेस हैं, क्योंकि वो तो सरकारें करती हैं और उससे ज्यादा सरकार करना चाहते ही नहीं है। अगर करना चाहें तो उससे ज्यादा भी कर सकती हैं। लेकिन पलायन के मुख्य कारण क्या है? 2 ही कारण है, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि या तो इंसान मजबूरी में जाता है क्योंकि उसके पास जॉब्स नहीं है, या दूसरा वो है कि वो नए रिसोर्सेज के लिए जाता है क्योंकि वो जो जितना पढ़ चुका है उसके रिसोर्सेज उसके पास नहीं है। तो जगदीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि हमने खुद ही देखा कि हमारे यहाँ कितने कुछ हो चुका है, कितना कुछ हो चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी बिल्कुल भी गांव में देखा जाए तो ना हम खुद भी काम नहीं करना चाहते। लगभग मैं बता दूं, गांव का डेटा करीब करीब 1800 स्कूल बंद हो चुके हैं और लोग वही रह रहे हैं गांव में। या तो बुजुर्ग, हमारे माता पिता हैं बुजुर्ग, वो रह रहे हैं, या कोई इंसान कहीं जा नहीं सकता, वो गांव में रह रहा है। तो यहाँ पे जिम्मेदारी सबसे पहले आती है इस देश के युवाओं की, उत्तराखंड के युवाओं की, कि वो उत्तराखंड को संभाल सकता है और युवाओं को क्या करना चाहिए। जी जगदीश। हाँ तिवारी जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इसी विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बचपन में जब हम गांव जाया करते थे, स्पेशली तब 20 लोग तो होते थे गांव में, और अभी का टाइम बताऊंगा तो मुश्किल से 10 लोग मिलते हैं गांव में। वैसे भी हमारा गांव छोटा ही है। अब देखिए कि समय के हिसाब से लोग जो होते हैं वो अपने आप को चेंज करने में पड़े रहते हैं। अब काफी लोग होते हैं जिनको उत्तराखंड में जॉब नहीं मिलती, तो बाहर चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं या बैंगलोर चले जाते हैं। और हमारे केस में भी, हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और कुछ टाइम बाद ऐसा आएगा कि वहीं रहते रहते वो वहीं के माहौल में डल के वहीं बस जाते हैं और गांव पूरे सूने पड़ जाते हैं। और यही कंडीशन उत्तराखंड वालों ने बहुत पहले से देखी हुई है, बहुत पहले से झेली हुई है। अब बात आती है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अभी गवर्नमेंट ने भी थोड़ी बहुत इनिशिएटिव लिए हैं जिसमें वो फंड प्रोवाइड कर रही है। तो हमें कुछ ना कुछ बिजनेस या छोटे मोटे बिजनेस से शुरू करना पड़ेगा जो हम उत्तराखंड के लोगों के लिए अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बिजनेस है यहाँ जो यूनिकली चल सकते हैं। जैसे कि अगर आप कंपेयर करें उत्तराखंड और हिमाचल को, तो दोनों के टेम्परेचर में ज्यादा फर्क नहीं है। जो दोनों के नेचुरल क्लाइमेट, दोनों के नेचुरल ब्यूटीज लगभग एक जैसे हैं, पर उनके वहाँ बहुत से उत्पाद वो करते हैं जो बहुत अच्छे से चलते हैं, जिसमें कि मशरूम हो गए, आपके सेब हो गए और ये सब हो गए। और इनकी मार्केट में डिमांड भी काफी अच्छी होती है और काफी अच्छे प्राइसेस में बिकते हैं। तो मेन क्या है कि जैसे कि आपने बोला कि किसान अगर हमारे वहाँ का है तो उनको अच्छे से पता नहीं चलता चीजों का, और पहाड़ों में उतनी अच्छे से चीजें मतलब फसल इतनी अच्छे से हो नहीं पाती। ये बात मैं भी मानता हूँ और काफी देखा गया है। पर कुछ ऐसी यूनिक चीजें होती हैं जो सिर्फ पहाड़ों में हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेना चाहिए अपनी तरफ से, लोगों को गाइड करने के लिए, किसानों को गाइड करने के लिए उस चीज के अकॉर्डिंग। अगर सेब के बगान उत्तराखंड में ज्यादा हो गए, चाय के बगान यहाँ हो गए और वो हो गए, तो ये लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर रहेगा। अगर हम 4 लोग ही हैं जो अभी डिस्कशन में बैठे हुए हैं, हम में से कोई अगर सेब का बगान खोल ले कोई ठंडी सी जगह में, क्योंकि उत्तराखंड में मैक्सिमम जगह ठंडी रहती है, तो काफी कम लागत में वो खोल सकते हैं और जगह के कंपैरिजन में। और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से और मोस्टली जो ये कृषि साइंटिस्ट हैं इनको दिखा के, तो काफी अच्छा रिस्पांस भी उसमें मिल सकता है। और ये बहुत अच्छा हो सकता है अगर कोई बंदा हम में से भी खोल ले, तो वही 10-20 लोगों को ही जॉब प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि इसमें इतना काम बढ़ेगा कि बाद में लोगों को रिक्वायरमेंट तो होगी और उनको भी रिक्वायरमेंट होगी लोगों को जॉब दिलाने की। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है एक। और जैसे कि मैं हाल ही में पढ़ रहा था, गवर्नमेंट अब दुगनी जो स्पीड देती है इंटरनेट को, उसको दुगना करना चाहती है। तो ये भी काफी बेनिफिशियल हो सकता है लोगों के लिए आने वाले भविष्य में। देखिए, अभी तो कोरोना काल की वजह से सबको घर से ही काम करना पड़ रहा है, लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा जब सबने जाना ही पड़ेगा। जो दिल्ली में जॉब करते हैं उनको दिल्ली जाना पड़ेगा, जो बैंगलोर में है उनको बैंगलोर जाना पड़ेगा। अपनी जरूरत के हिसाब से सबको जाना ही पड़ेगा। अभी तो सारी कंपनियों ने सबको मौका दे रखा है घर से काम करने के लिए, पर ये हमेशा तो रहेगा नहीं। लेकिन अगर गवर्नमेंट अच्छी इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड कर लेती है, अच्छी काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड कर सकती है, अच्छा अगर रिस्पांस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो बहुत से युवा हैं जहाँ जो
मैंने ही देखे हुए हैं जो बहुत अच्छे टैलेंटेड हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं और यहीं के लोगों को रोजगार दिला सकते हैं। और यही हम भी करना चाहते हैं, और इसमें अगर गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिले और अपनी तरफ से पूरी मेहनत हो तो ये चीजें हो सकती है, मैं ये मानता हूँ संतोष। यहाँ के लोगों के बारे में मैं बताऊं आपको, आपने जो जो चीज मेंशन करी उसमें यहाँ पर के लोगों के माइंड में दो ही चीजें आती हैं, 2 से 3 चीजें। अभी जैसे स्वरोजगार आया, हमारी SWN न्यूज की टीम ने काफी लोगों से पता किया था, तो उनके माइंड में एक चीज आती है दुकान, एक दुकान आ गया। दूसरी चीज पूछने पे जी। पता चला कि कृषि, जिसमें वो हाथ नहीं आजमाना चाहते क्योंकि कृषि में उनको लगता है कि नुकसान ही होगा, तो कृषि तो वो अपने माइंड से हटा रहे थे। लेकिन दूसरी चीज जो उनके उसमें आ रही थी वो था पशुपालन। उसके अलावा हमने काफी लोगों से बहुत चीजें पूछा, उनके माइंड में तीसरी चीज नहीं आई। ले देके फिर गाड़ी और टूरिज्म था, उसके अलावा हमारे माइंड में है ही नहीं कुछ और चीजें। जब हमारे माइंड में कुछ और चीजें हैं नहीं, तो हम फिर स्वरोजगार के बारे में कैसे सोच सकते हैं? इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? जी जगदीश। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो वो उनके माइंड में इसलिए भी है क्योंकि उत्तराखंड में अभी तक भी सोर्सेस लिमिटेड है। इन चीजों से ही हमारा गुजारा भी चलता है। बहुत से लोग टूरिज्म में सर्वाइव करते हैं मेनली यहाँ पे, और बहुत से लोग नॉर्मल दुकानों पे, स्मॉल बिजनेसेस, इस पे स्पेशली गाड़ी वाड़ी, इन सब पे सर्वाइव करते हैं। और ज्यादा हमारे वहाँ जागरूकता फैली नहीं हुई है, तो मेनली ये इसमें जो कर सकती है वो गवर्नमेंट कर सकती है, लोगों को जगह जगह कैंप लगा के बता के उसके फायदे के। देखो अगर मैं ये बताऊं, अगर मैं ये अगर कहीं पे एक ऐसा NGO स्टैब्लिश करके कहीं पे कैंप लगा के वहां के लोगों को उसका फायदा बताऊं और लागत वो सब बताऊं, तो मैं समझ सकता हूँ कि अगर मैं 100 लोगों को भी बता रहा हूँ तो एटलीस्ट 30 to 40% तो उसमें इंटरेस्टेड होंगे ही, अगर उनको अच्छा लगेगा तो यही चीज गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ये सारी फैसिलिटियां भी करने के लिए। और गवर्नमेंट को भी पता है कि इसी बार कोरोना काल की वजह से लोग सबसे ज्यादा उत्तराखंड में वापस आए हैं, तो ये बहुत अच्छा चांस है उनको रोके रखने का और उनको यही बिजनेस दिलाने का। देखिए हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ियों के काम नहीं आता, और यही हमेशा से होता आ रहा है। और बहुत कम लोग हैं जो यही जॉब पाके सर्वाइव कर पाते हैं। मेनली सबको ग्रोथ के लिए या और भी फैक्टर्स होते हैं जिसके लिए बाहर तो जाना ही पड़ता है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसे कैंप्स लगे और ऐसे तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करे जाए जिसमें हम बताया जाए कि इसको लगा के कितनी लागत में कितना फायदा है, तो मैं सोचता हूँ कि लोग तो पक्का जागरूक होंगे ही होंगे, क्योंकि अभी तक उनको उन चीजों के बारे में पता नहीं है। जब जी अरविंद, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगा। जैसा कि जगदीश जी ने बताया जी तिवारी जी। और बाकी लोगों ने बताया, लेकिन सवाल यही आ रहा है कि आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ पे क्या कमी रह गई है और आप क्या कर सकते हैं अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, ताकि आपको भी बाहर पलायन होकर न जाना पड़े और आपके गांव के लोगों को भी नहीं जाना पड़े? देखिए तिवारी जी, अगर कमी ढूंढी जाए तो कमी तो बहुत सारी निकलेंगी। देखिए तिवारी जी, अगर हमें कुछ करना है पहाड़ के लिए तो सब कुछ सबसे पहले पहाड़ का आदमी पहाड़ में ही रहना चाहिए। जितना भी टैलेंट हो ये यहीं यूज होगा, क्योंकि कोई बाहर का आदमी आके डेवलप तो करके जाता नहीं है। अपने एरिया को खुद ही डेवलप करना पड़ता है। बाकी अभी संघर्ष बहुत है, बेसिक चीजों की भी दिक्कतें हैं, तो एक स्टेबल या एक सुख समृद्धि वाला एरिया बनने में टाइम लगेगा तिवारी जी। जी अरविंद जी, मैं दरअसल ये जानना चाह रहा था कि हम लोग सोसाइटी और बाकियों से तो कह देते हैं, लेकिन एज ए युवा होने के नाते मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप या आपके गांव का बाकी युवा, क्योंकि आप उनको भी प्रेरित कर सकते हैं और आप खुद भी कर सकते हैं, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं अपने गांव के, अपने क्षेत्र के लिए? बात देखिए तिवारी जी, बात ये है कि जिसकी चलती है उसकी कोई गलती नहीं। एक पोजीशन में पहुंचने के बाद किसी को समझाओ तो तब बेटर रहता है। अभी हमारे पास ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन है करने को, लेकिन हमारे पास अभी फंडिंग नहीं है। हमें बेसिक सी चीजें, बहुत सारे आइडिया, हजारों आइडिया सोचते हैं करने को, ये करेंगे सो करेंगे, लेकिन हमें वो चीजें, उन चीजों को पूरा करने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए वो हमें मिल नहीं पाती है। जी विजय, मैं जो आप पूछ रहा था आपसे भी वही सवाल है कि आप एक जी युवा होने के नाते अपने क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? जी विजय। जी संतोष जी, युवा होने के नाते मैं इनिशिएटिव आइडियाज ला सकता हूँ। जैसे अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर सकता हूँ, बच्चों को मतलब पढ़ा सकता हूँ मैं। और बहुत सारे आइडिया हैं, नए नए लोग जो हैं युवा हमारे साथी, बहुत सारे आइडियाज हैं उनके पास, मगर उन्हें बेसिकली वो लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से उन्हें कोई फंडिंग वंडिंग जो मिल रही है आजकल आ रही है, क्योंकि अभी कोरोना काल की वजह से नए नए
सरकार ने स्कीम चला रखी है, जैसे स्वरोजगार योजना, ये मगर बेसिक जो ग्राउंड लेवल पे, जैसा कि धामी जी ने बोला, पर इनका कोई उपयोग नहीं कर पा रहा है। देखिए संतोष जी, इस विषय में मैं भी एक पॉइंट रखना चाहूंगा। जी बताइए। एक जी जी बहुत फेमस स्टार्टअप की बुक है जो एक बहुत फेमस एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने लिखी हुई है, लीन स्टार्टअप। तो उन्होंने उसमें बताया हुआ है कि एक पर्टिकुलर लाइफ में एक एवरेज आदमी को कम से कम 20 से ज्यादा बहुत बड़े आइडियाज आते हैं जो कि दुनिया चेंज कर सकते हैं। अगर कल के दिमाग आपके दिमाग में कोई आइडिया आ जाए और आप चाहो उसको इम्प्लीमेंट करना, तो गवर्नमेंट ऐसे ही थोड़ी फंड प्रोवाइड कर देगी। बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सी चीजें देखी जाती हैं, तब जाके कुछ होता है, और इसी में बहुत से लोग रुक जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने कहा, जगदीश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 2 से 3 सवाल खड़े हो रखे थे उसी टाइम पे। और एक चीज कृषि पे कहा कि आप लोगों ने, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो उत्तराखंड की खेती है वो बिल्कुल सीढ़ी नुमा है। एक सीढ़ी के जैसे हम पहाड़ों की खेती को देखते हैं, आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा। और वही सीढ़ी नुमा खेती से हमारे पूर्वजों ने अपना घर परिवार चला रखा है। लेकिन अभी के टाइम पे बात कही जाए तो अभी जो देखने को मिलता है, लगभग 1 लाख हेक्टेयर हमारी जमीन जो कृषि योग्य थी वो खत्म हो चुकी है। और अगर हम ग्रामीणों से पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो वो कृषि में काम करने के बजाय मनरेगा का काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो मैं ये चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि इसके लिए क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है? जी अरविंद जी, आपको क्या लगता है? कृषि का काम छोड़ के लोग मनरेगा का काम क्यों कर रहे हैं? सिंपली क्योंकि उनको मनरेगा का काम करके पैसा मिल रहा है। जो वो कृषि करके जो फसल वसल उगाते हैं, वो मनरेगा के काम से भी बहुत ही कम कॉस्ट होती है उनकी, इसलिए वो मनरेगा का काम करते हैं। और हमारे यहाँ इतनी फसल होती नहीं कि उनको बेच के कमाया जाए। जैसा अरविंद झामी जी ने कहा, क्योंकि जो बेसिकली जो क्या है ना कि गांव के जो लोग हैं वो खेती पे डिपेंड इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो खेती है वो मासिक तो होती नहीं है कि हर महीने आपको पैसा मिलेगा उसमें। जी उस खेती में क्या होता है, 6 महीने तक कोई फसल होती है, 6 महीने तक कोई फसल होती है। तो जो खेती का जो करने का तरीका है वो मौसम के परिवर्तन पे डिपेंड करता है। जैसा क्लाइमेट होगा उस हिसाब से खेती करनी पड़ती है। तो जो गांव के पहाड़ी लोग हैं वो उन लोगों को मनरेगा में ज्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि उन्हें उसमें मासिक का इनकम मिल जा रही है। मेन रीजन यही है उसके पीछे। जी बिल्कुल हाँ संतोष जी, देखिए जी मनरेगा में उनको श्योरिटी होती है कि इन दी एंड उनको पैसा मिलेगा ही मिलेगा डे के एंड में, जी और इसीलिए वो काम करते हैं। अब अगर आप करिए कृषि की बात, तो उसमें श्योरिटी नहीं होती। जी मेन रीजन ये है क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस पहाड़ों में सबसे ज्यादा होते हैं। आपको भी पता है, अगर दिन में धूप हो रही होगी तो शाम को आपको पता नहीं होगा मौसम कितनी जल्दी चेंज हो जाएगा। और पहाड़ों में सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज होता है, और भी फैक्टर होते हैं जो कृषि को वो नहीं करते। मैं आपको बताना भी चाहूंगा, बचपन में जब हम गांव जाया करते थे, वहां के लोगों से सुना करते थे, तो बचपन में लोग बताते थे कि उनका सिर्फ रहने का जरिया ही कृषि होती थी। इतना जी उत्पादन होता था, इतना कुछ होता था, और सब उसी में सरवाइव करा करते थे। पर अब वो पूरा खत्म हो गया है। कितनी जमीनें बंजर पड़ चुकी हैं, कितनी जमीनों में कोई काम नहीं करता, और ऐसे कर करके ये सब वेस्ट जाने में पड़। देखिए, एक कारण एक और ये भी है कि जो हमारी बेसिक सी ज़रूरतें हैं, वो कृषि से पूरी नहीं हो पा रही हैं। हम भारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा घिर गए हैं। जैसे कि फ़ोन, ये सब चीज़ें, टेक्नोलॉजी वगैरह-वगैरह, ये सब चीज़ें, कि इन चीज़ों का पूरा करने के लिए हमें कृषि से इनकम नहीं मिल पाती है। इसलिए लोग दूसरे कामों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि कृषि में नहीं कर पा रहे हैं, और आपने एक साइड से ये भी कहा कि कृषि से हमारे पूर्वज लोग अपना काम चला रहे थे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने एक जनगणना देखी थी 1991 की, जहाँ पे 22 करोड़ लोगों ने पलायन किया था, ये लिखित रूप में है। लेकिन वही जनगणना आगे को 2011 की देखी जाती है तो 45 करोड़ लोग पलायन कर चुके हैं। और जो शहरों में है, महानगरों पे है, वहाँ पे जनसंख्या विस्फोट होने को है। इतनी जनसंख्या हो चुकी है क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज अब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही होंगे हर जगह पे। और वहीं बात गाँव की जाए तो वहाँ पूरा खाली होते जा रहा है। जी संतोष जी, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज नहीं है। अगर हॉस्पिटल की बात की जाए, अगर पहाड़ पे देखा जाए तो खाली एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं है। और जी वहां पर इलाज भी क्या होता है, छोटे मोटी दवाइयां रखी रहती हैं, ज्यादा दवाइयों का नहीं है। अगर किसी को ज्यादा दिक्कत हो रही है तो फिर वो नीचे बड़ी सिटी की ओर ही जाएगा।
तो पलायन का मेन कारण यह भी है कि मतलब इंसान अगर बीमार पड़ रहा है तो फिर वो नीचे ही जाएगा, बड़े सिटी में ही जाएगा। उसके पास दूसरा कोई वो ही नहीं है, रिसोर्स नहीं है जिसका वो यूज कर सके। माइग्रेशन का मेन मुद्दा यही है, क्योंकि इंसान जो है ना वो सोचता है कि हमें सब चीज अवेलेबल हो एक जगह पे, अपने घर के आसपास। वो सोचता है कि बस भी मुझे मिल जाए, ट्रेन भी मुझे मिल जाए, हर चीज मिल जाए अपने घर के आसपास। तो पलायन का मेन मुद्दा जो पहाड़ पे है वो देखा जाए तो यही है। मैं थोड़ा इस विषय में टिप्पणी देना चाहूंगा कि विजय शर्मा जी ने बहुत सही बात कही। देखिए, आज तक तो कितने गांव में रोड पहुंची ही नहीं थी। अभी भी कोई गांव ऐसे हैं जो रोड से अभी भी वंचित हैं, जहाँ अभी तक रोड की फैसिलिटी नहीं पहुंची है। और मेडिकल तो बहुत ही कम है गांव वाले क्षेत्रों में। अगर कोई बीमार पड़ जाता है, इमरजेंसी केस हो जाए, तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। कितनी जगह आप ही देखते हैं कि फेसबुक में फोटो पोस्ट होती है जब लोग खुद ही अपने डोलियों में ले जाते हैं मरीजों को, और वो बहुत बहुत क्रिटिकल हो सकता है, और इमरजेंसी केस ऐसे हो सकते हैं गाँव में जब फैसिलिटीज ना हो तो जान भी जा सकती है आदमी की। और ये चीजें बहुत इम्प्लीमेंट करती हैं अगर देखा जाए तो। और जैसे कि आप पूछ रहे थे कि पहले लोग कृषि में डिपेंड होते थे, अब उन्होंने छोड़ दिया। पहले जॉब्स और रिसोर्सेज भी बहुत कम थे, पर अब काफी कुछ खुल चुका है, लेकिन वो उत्तराखंड से बाहर है, उत्तराखंड के अंदर नहीं। तो इसीलिए ज्यादातर लोग चाहते हैं कि अच्छी लाइफ हो, जैसे कि शर्मा जी बोल रहे हैं हर चीज एक ही जगह अवेलेबल हो। इसलिए वो भी चाहते हैं कि बाहर जाके अच्छी लाइफ मिले, फैसिलिटी सारी मिले। और यही चीजें उनको आकर्षित करती हैं बाहर जाने के लिए। नहीं तो अपना जन्मभूमि, अपनी देवभूमि छोड़ के कौन जाना चाहेगा। तो मैं पलायन के अब अपने अंतिम सेगमेंट की ओर जाना चाहूंगा। वो है हमारा निष्कर्ष। हम निष्कर्ष की ओर जाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जो भी आज हमने डिस्कस किया उसका निष्कर्ष क्या हो जी। सकता है। आखिर में हम पलायन को कैसे रोक सकते हैं। उत्तराखंड जो इतना खूबसूरत राज्य है, जहाँ पे हम कृषि की बात करते हैं तो पता चलता है कि हमारे पड़ोसी हिमाचल से हमारी कृषि आदि कम है। हर चीज की बात करें तो हम टूरिज्म कहें, हर चीज में हम इतना कम है। जी। इसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि रिसोर्सेज की तलाश में जाना पड़ता है। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम अंत में निष्कर्ष में यही चीजें आपसे जानना चाहेंगे कि आप अंत में आपको क्या लगता है। तो सबसे पहले जगदीश जी, मैं आप ही से शुरू करना चाहूंगा। जी जगदीश। हाँ संतोष जी, मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हम हमारी डिबेट हुई, जो पॉइंट निकले हुए हैं उनमें से कंक्लूजन यही निकलता है कि मेनली देखिए दो चीजें होनी चाहिए। तो लोगों को अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना चाहिए कुछ नए आइडियाज इंप्लीमेंट करने के लिए, कुछ नई चीजें लाने के लिए जो कि बेनिफिशियल हो यहाँ के लोगों के लिए भी, और जॉब्स प्रोवाइड करें उत्तराखंड में। और दूसरा, गवर्नमेंट ने इन इनिशिएटिव को सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट ने अलग कैंप्स या इसके थ्रू नॉलेज प्रोवाइड कराना चाहिए। जी विजय जी, आपको क्या लगता है। हाँ, निष्कर्ष इसके वो कहते हैं ना संतोष जी कि वो हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो इसके लिए हम लोगों को, युवा पीढ़ी को साथ आना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं युवा लोगों के पास, जैसे कि मैंने अभी बताया था ऑनलाइन क्लासेस का। ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते हो आप, बच्चों को पढ़ा सकते हो। बच्चे यहाँ से छोटे शहर में ही रहें, अपने घर के आसपास ही पढ़ सकें, घर से पढ़ सकें, क्योंकि हमारे पास टैलेंट तो है मगर उसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो सरकार को इसमें हमारा साथ देना पड़ेगा। तो इसका निष्कर्ष यही है मेरे हिसाब से कि सरकार अगर हमें इस चीज़ के ऊपर कुछ प्रबंध या फिर मतलब जैसे वैसे तो कर रही है सरकार काफ़ी हद तक, बट इसके लिए कुछ बेटर कुछ ग्रुप टाइप के डिस्कशन करे या फिर युवाओं से जानकारी ले क्या है। बेरोज़गारी पर भी थोड़ा मुद्दा उठाया जा सकता है। तो बेरोज़गारी अगर नहीं होगी तो बंदा यहाँ से माइग्रेट ही नहीं होगा। तो सरकार को बेसिकली जो है बेरोज़गारी पर ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि युवा आज का बेरोज़गार है। आज का युवा बहुत ज़्यादा बेरोज़गार है। तो वो छोटे शहर से बड़े शहर की ओर जाएगा, क्योंकि उसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जॉब नहीं है। जी अरविंद जी, आप हमारे निष्कर्ष सेगमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे। और सबसे पहले लोगों के दिमाग में ये सोच रहनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, इधर ही रहना है, इधर ही हमें कुछ करना है, तो 100% कर लेंगे। उन्हें ऑप्शन दिख जाता है, हम क्यों ना बाहर जाके कुछ कमा के आए फिर इधर जिए। इस हिसाब से अगर चलेगा तो फिर मुश्किल हो पाएगा। अगर वो अपने तन मन धन से सोच ले मुझे यहीं रहना है, तो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट यहाँ की धरती उनके लिए कर ही देती है। ये हमने आज तक देखा है।
सुना है और महसूस भी किया क्या? है। तो अंत में जननी मैं है यही कहना सबकी। चाहूंगा, सरकारें भले ही योजना सचिवालय या एसी रूम पे बैठकर बना दें, लेकिन जब तक वो ग्राउंड लेवल पर आके जमीनी स्तर पे काम नहीं करेंगी, देखेंगी नहीं कि क्या वाकई में इनको जरूरत है, तब तक उस योजना का कोई फायदा नहीं हो सकता। और दूसरी बात जो हमने आज अपने डिबेट में देखी कि इंसान को बाहर जाने के दो ही कारण हैं, पहला है अवसर, दूसरा है मजबूरी। तो सबसे पहली बात यही रहेगी कि जी अब वक्त आ गया है कि सरकार ने भले ही सोचे न सोचे, उत्तराखंड के युवाओं को उत्तराखंड के लिए सोचना पड़ेगा और अवसर क्रिएट करने पड़ेंगे। यह अवसर उनके लिए खुद के लिए भी होंगे और जो उनके गांव के साथी होंगे जो पलायन कर रहे हैं, बाहर दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, उनके लिए भी फायदेमंद होंगे। जैसा कि हम देखते हैं, अगर होटल लाइन की बात कही जाए तो हम अपने उत्तराखंड के लोगों को देखते हैं, वो सबसे ज्यादा होटल लाइन में बाहर काम करते हैं। वह यह काम अपने क्षेत्र के लिए नहीं करना चाहते और नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं इसमें गलती उनकी भी रहती है, हमारी भी रहती है। हम युवा होने के नाते वही हम 10,000 या 15,000 पे बाहर काम करते हैं, लेकिन हम अपने उत्तराखंड में रहकर वो काम नहीं करना चाहते। तो हमें कहीं ना कहीं इस बारे में सोचना होगा और मजबूरियां जो हैं उनको कम करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान बाहर मजबूरियों के कारण ही जाता है। मैं अंत में एक बात कह के अपनी बात को वाइंड अप करूंगा कि जी मजबूरी ही ले जाती है शहर में, वरना लोगों को किसको अपना गांव पसंद नहीं होता। जी लास्ट में मैं एक शायरी कहना जी चाहूंगा इसी में। सरल है मेरी जिंदगी, सरल है मेरा रास्ता, वादियों में मैंने जीवन बिताया, जन्नत से है मेरा वास्ता। ये बहुत बहुत बढ़िया जगदीश जी। तो दोस्तों मैं आप सभी जी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, विजय जी, अरविंद जी और जगदीश जी, आपने जी अपना अमूल्य धन्यवाद वक्त आपका संतोष जी। हमारे कार्यक्रम डिबेट कार्यक्रम निष्कर्ष के लिए निकाला। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों से कहना चाहता हूँ, आपके जो भी व्यूज हैं पलायन को लेकर, आप वो कमेंट करके हमें बताइए, और हमने क्या चीज छोड़ रखी है अपने डिस्कशन में वो भी आप हमारे साथ मेंशन कीजिए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, हमारा डिस्कशन पसंद आया, तो हमारे चैनल SWS न्यूज को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे ही देश, दुनिया और हमारे प्यारे उत्तराखंड की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और देखने वाले दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।